Yes, hello students. In this video, we are going to learn about overheads distribution. Cost accounting का one of the most important chapter and students को काफी ज्यादा ये chapter confusing भी लगता है. So चलिए देखते हैं इसके अंदर basically क्या चीजें हैं. Finally, I got some time to record the lecture. So yeah, okay. So before starting the overhead distribution, first the prerequisite is to know the elements of cost. So on the basis of elements, there are three types of cost, which is material, labor and expenses, and these are again bifurcated into direct and indirect. Okay, and उसके बाद आपको ये भी पता होगा कि the sum of all direct cost, which means अगर हम direct material, direct labor, direct expenses को add कर दें तो हमें कौन से cost मिलती है? Prime cost, right? And on the other hand, अगर हम सारे के सारे indirect cost को add करें, which includes indirect material, indirect labor, indirect expenses, तो उन्हें ऐड करके हमें कौन सी कॉस्ट मिलती है? ओवरहेड्स, राइट? नाउ अब ये जो ओवरहेड्स हैं ये भी फर्दर तीन और पार्ट्स में क्लासिफाई करे जाते हैं, राइट? जिसमें से फर्स्ट आपके होते हैं प्रोडक्शन, फैक्ट्री या वर्क्स ओवरहेड, सेकंड ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, एंड थर्ड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, राइट? बेसिकली फैक्ट्री के अंदर होने वाले जो भी इनडायरेक्ट कॉस्ट हैं उन्हें आप क्या कहते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड्स। ऑफिस के अंदर होने वाले जो इनडायरेक्ट कॉस्ट हैं आप उन्हें कहते हैं ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, और सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में होने वाले इनडायरेक्ट कॉस्ट को आप कहते हैं सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड. So before directly delving into the overhead distribution chapter, first we need to know the basic classification. I hope everybody is through with this, right? So now we can proceed further. Okay, so let us understand कि इस चैप्टर के अंदर बेसिकली हमें करना क्या है. सर इस चैप्टर के अंदर हमें करना है ओवरहेड्स का डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? तो ओवरहेड्स का डिस्ट्रीब्यूशन करना इतना इजी नहीं है जैसा आप लोगों ने प्राइम कॉस्ट का डिस्ट्रीब्यूशन किया था. ओवरहेड्स को डिस्ट्रीब्यूट करना लिटिल बिट लेंथी टास्क, तो इसमें यू हैव टू फॉलो 4 स्टेप्स, ठीक है? स्टेप नंबर 1 इज एस्टिमेशन ऑफ ओवरहेड. आपके बिजनेस के अंदर कौन कौन से ओवरहेड्स हुए, कौन कौन से इनडायरेक्ट कॉस्ट इनकर हुई है, उसकी पहले एक लिस्ट बना लो कि ये इनडायरेक्ट कॉस्ट हमें हुए हैं. तो आपने पहले उनको एस्टिमेट कर लिया, पहचान लिया. ओके, ओवरहेड्स को पहचानने के बाद आप क्या करेंगे? एलोकेशन. सर एलोकेशन का मतलब क्या होता है? एलोकेशन का मतलब होता है अगर कोई इनडायरेक्ट कॉस्ट इनकर हुआ और आपको वो इनडायरेक्ट कॉस्ट को देख के समझ में आ रहा है कि वो इस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के अंदर इनकर हुआ है, यू कैन इजीली आइडेंटिफाई, यू कैन इजीली एलोकेट टू दैट डिपार्टमेंट कि ये जो पर्टिकुलर एक्सपेंस है वो इस डिपार्टमेंट के लिए हुआ. तो आप उसे क्या करोगे? तो आप उसे डायरेक्टली क्या करोगे? उस डिपार्टमेंट में एलोकेट कर दोगे. आ गया समझ में? गुड. ओके, नेक्स्ट इज अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड. द थर्ड स्टेप इज अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड. अपॉर्शनमेंट के अंदर क्या किया जाता है? मैंने आपसे अभी कहा कि अगर कोई इनडायरेक्ट कॉस्ट किसी डिपार्टमेंट के साथ इजीली एलोकेट हो पा रहा है तो आप उसे एलोकेट कर दो. लेकिन अगर कोई ऐसा ओवरहेड है जो किसी भी डिपार्टमेंट के साथ इजीली एलोकेट, इजीली आइडेंटिफाइबल नहीं है, तो हम क्या करेंगे? तो सर उस पर्टिकुलर ओवरहेड कॉस्ट को, तो सर उस पर्टिकुलर एक्सपेंस को हमें हर डिपार्टमेंट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करना होगा. रिपीट कर रहा हूं, अगर कोई ओवरहेड किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के साथ आइडेंटिफाइबल हो गया तो आप उसे एलोकेट करोगे. अगर कोई ओवरहेड किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के साथ आइडेंटिफाई नहीं हो पाया तो आप उसे अब हर डिपार्टमेंट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट करोगे, एंड दिस इज नोन एज apportionment, or you can say it is known as primary distribution. Understood? Okay, now the fourth step is reapportionment of overhead. Sir reapportionment के अंदर क्या करते हैं? apportionment आपने समझ लिया, ओवरहेड कॉस्ट को हर डिपार्टमेंट के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया. रीअपॉर्शनमेंट का मतलब होता है सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में वापस डिस्ट्रीब्यूट करना. सर बहुत कंफ्यूजिंग है, समझ में नहीं आ रहा. कोई बात नहीं, मैं आपको अभी एक एग्जांपल लेके बताता हूं. अभी के लिए बस आप ये स्टेप्स का ऑर्डर याद रखो. पहले एस्टिमेशन ऑफ ओवरहेड होगा, उसके बाद क्या होगा? एलोकेशन, उसके बाद अपॉर्शनमेंट, उसके बाद रीअपॉर्शनमेंट, और लास्ट में अब्जॉर्प्शन. मैं इसको और अच्छे से भी एग्जांपल से क्लियर करता हूं, ठीक है? सपोज करो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में ये 3 फ्लोर्स हैं. ये जीएफ का मतलब ग्राउंड फ्लोर है, कुछ और मत समझ लेना. ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर, ठीक है? ओके, नाउ अगर मैं आपसे कहूं कि ये तीनों फ्लोर्स का जो रेंट हम पे करते हैं वो रेंट 9 लाख रुपीज है,
तीनों फ्लोर का मैं मिला के रेंट पे करता हूँ विच इज 9 लाख। क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये 9 लाख एक एक डिपार्टमेंट में कैसे कैसे डिवाइड होगा? मतलब एक डिपार्टमेंट का कितना रेंट है, क्या आप मुझे ये बता सकते हो? सर ऐसा स्पेसिफिकली लिखा तो नहीं है। इस 9 लाख को मैं इजीली एलोकेट नहीं कर पा रहा कि ये पर्टिकुलर किस फ्लोर का रेंट है, क्योंकि हम पूरे बिजनेस का रेंट पे करते हैं, राइट? तो अब मैं एक काम करता हूं, क्योंकि मैं इसे डिवाइड नहीं कर पा रहा, तो मैं इसे तीनों डिपार्टमेंट्स के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर देता हूं। क्लियर हो गई बात? 9 लाख का रेंट इंडिविजुअली फ्लोर वाइज मैं कितना रेंट पे कर रहा हूं ये मुझे नहीं पता चल रहा है, तो मैं एलोकेट नहीं कर पा रहा कि मेरा मेरा फ्लोर वाइज का रेंट कितना है। तो अब मैं क्या करूंगा, इस 9 लाख के रेंट को तीनों फ्लोर्स में डिवाइड कर दूंगा। आप इसे तीन डिपार्टमेंट भी समझ सकते हैं। तो कहना है से फ्लोर, तो कहना है से डिपार्टमेंट ए बी सी में 3 लाख का रेंट इनकर हुआ है, राइट? तो इसे आप टेक्निकली बोलेंगे प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज टेक्निकली नोन एज व्हाट? प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, और यू कैन से अपॉर्शनमेंट, और यू कैन से व्हाट? अपॉर्शनमेंट। क्लियर हो गई बात? ओके, एग्जाम्पल नंबर 2। ओके, फॉर एग्जाम्पल नंबर 2 हम एक पहले काम करते हैं, फ्लोर्स को नाम दे देते हैं। दिस इज डिपार्टमेंट ए, डिपार्टमेंट बी एंड डिपार्टमेंट सी। ठीक है, हर डिपार्टमेंट में हमने अलग से मीटर लगवा रखा है, हर डिपार्टमेंट में अलग से मीटर लगा हुआ है। तो हम जब इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हैं, तो क्योंकि हर फ्लोर पे इलेक्ट्रिसिटी बिल का मीटर लगा हुआ है, तो मुझे हर फ्लोर का अलग अलग बिल पता चल जाता है। यस और नो? भाई तीनों फ्लोर पे अलग अलग हमने मीटर लगा रखा है ना, तो तीनों फ्लोर पे कितनी कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो रही है वो इजीली आइडेंटिफाई हो रहा है, राइट? तो इलेक्ट्रिसिटी बिल डिपार्टमेंट ए का मान लीजिए 3000 पर मंथ आया, बी डिपार्टमेंट का 5000 पर मंथ आया, एंड सी डिपार्टमेंट का 7000 पर मंथ आया। क्या आप इस इलेक्ट्रिसिटी बिल को डिपार्टमेंट के साथ इजीली एलोकेट कर पा रहे हो? क्या ये इलेक्ट्रिसिटी बिल्स हर डिपार्टमेंट के साथ इजीली आइडेंटिफाइबल है? सर बिल्कुल है। डिपार्टमेंट ए का बिल कितना आया? 3000, तो वो वहां पे एलोकेट हो जाएगा। डिपार्टमेंट बी का बिल कितना आया? 5000, वो डिपार्टमेंट बी में एलोकेट हो जाएगा। डिपार्टमेंट सी में कितना आया? 7000, तो वो डिपार्टमेंट सी में एलोकेट हो जाएगा। दिस इज कॉल्ड एलोकेशन। दिस इज कॉल्ड व्हाट? एलोकेशन। एलोकेशन ऑफ ओवरहेड। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूं कि हमारे तीनों डिपार्टमेंट्स के लिए अलग अलग मीटर के बिल नहीं है, सिर्फ एक ही मीटर का बिल लगा हुआ है, और अब जितनी भी यूनिट्स कंज्यूम होंगी, जो भी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम होगी, वो एज ऑर्गेनाइजेशन एज अ होल हमें पता चलेगा। अब मुझे डिपार्टमेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पता चलेगा, राइट? तो अब हमारे पास एक कॉम्प्रिहेंसिव इलेक्ट्रिसिटी बिल आया। सर मान लेते हैं कि वो इलेक्ट्रिसिटी बिल आया 15,000। तो क्या अब आप मुझे बता सकते हो कि 15,000 के इलेक्ट्रिसिटी बिल में से कितना डिपार्टमेंट ए को एलोकेट कर पाओगे, कितना डिपार्टमेंट बी में एलोकेट हो पाएगा, और कितना डिपार्टमेंट सी में एलोकेट हो पाएगा? क्या आप बता पाओगे? सर इसको भी इक्वली बांट दो ना फिर। जैसे आपने रेंट को डिस्ट्रीब्यूट किया था वैसे इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर दो। अगर तीनों फ्लोर का मिला के एक ही इलेक्ट्रिसिटी बिल आ रहा है 15,000 का, और आप डिपार्टमेंट वाइज डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पा रहे, तो इक्वली बांट दो। इक्वली कैसे बांट दे भाई? हर फ्लोर पे इलेक्ट्रिसिटी क्या बराबर कंज्यूम हुई है? ऑब्वियसली नॉट। किसी फ्लोर पे इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा कंज्यूम हुई है, किसी फ्लोर पे कम कंज्यूम हुई है, तो मैं इसे बराबर कैसे बांट दूं? सर आपने रेंट को क्यों बांट दिया? रेंट को मैंने इसलिए इक्वली बांट दिया क्योंकि वहां का फ्लोर एरिया सेम था, ऐसा मैंने माना। ठीक है, तो जब आप इलेक्ट्रिसिटी बिल को इजीली एलोकेट नहीं कर पा रहे, तो सर इसका भी क्या करा जाएगा? इसका भी अपॉर्शनमेंट किया जाएगा। अपॉर्शनमेंट का दूसरा नाम क्या होता है, जल्दी बताइए? गुड, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन, राइट? तो सर इस इलेक्ट्रिसिटी बिल को मैं हर डिपार्टमेंट में कैसे डिवाइड करूं? ऑन द बेसिस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट्स। एक सूटेबल बेसिस हमें ढूंढना होगा। रिमेंबर एडवांस अकाउंटिंग में हमने एक चैप्टर पढ़ा था डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग। हाँ सर, उसे कैसे भूल सकते हैं, राइट? सो डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग में भी हमने सेम चीज पढ़ी थी कि अगर कोई एक्सपेंस किसी डिपार्टमेंट में दिख रहा है कि वहां पर हुआ है,
तो उसे वहीं पर रिकॉर्ड कर देते थे, विच इज नोन एज व्हाट, एलोकेशन। लेकिन अगर कोई एक्सपेंस किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट में एलोकेट नहीं हो पा रहा, तो हम उसे हर डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट करते थे ऑन सूटेबल बेसिस। इफ यू रिमेंबर, वो सूटेबल बेसिस क्या होता था? रेंट के लिए फ्लोर एरिया, यहां पे वो ले लिया हम लोगों ने। इलेक्ट्रिसिटी बिल के लिए क्या होगा? नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स, या क्वेश्चन जो भी सुटेबल बेसिस देगा हम उसको यूज कर लेंगे। आई होप यहां तक आपको बातें समझ में आ गई हैं। ओके, चलिए, तो मैंने आपको भी एलोकेशन और अपॉर्शनमेंट समझा दिया है। थोड़ा बहुत अगर कंफ्यूजन रह गया तो थोड़ा सा वीडियो रिवाइंड करके दोबारा देख लीजिए प्लीज, बिकॉज आई थिंक आई हैव मेड इट वेरी क्लियर कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है, राइट? नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्टेप विच इज कॉल्ड रीअपॉर्शनमेंट। ठीक है, आफ्टर एलोकेशन अपॉर्शनमेंट हम क्या करने वाले हैं? रीअपॉर्शनमेंट करने वाले हैं। तो देखिए, एक ऑर्गेनाइजेशन को हम ब्रॉडली दो डिपार्टमेंट्स में डिवाइड करते हैं, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एंड सर्विस डिपार्टमेंट। इस ऑर्गेनाइजेशन को दो डिपार्टमेंट्स में डिवाइड जो हमने किया, इनको हम क्या बोलेंगे? इन डिपार्टमेंट्स को हम क्या बोलेंगे? याद करो, टू ascertain the cost which was the primary objective of cost accounting, we divide the whole organization into two departments, production and service। उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें कहते हैं, यस, कॉस्ट सेंटर्स, एग्जैक्टली। सो हमारे पास दो कॉस्ट सेंटर हैं, प्रोडक्शन एंड सर्विस। मैंने एग्जांपल के तौर पे 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एबीसी और 2 सर्विस डिपार्टमेंट एक्स और वाई ले लिए, राइट? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट है जहां ऑब्वियसली प्रोडक्शन का काम होता है। सर्विस डिपार्टमेंट वो डिपार्टमेंट है जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट को अपनी अपनी सर्विसेज देते हैं ताकि प्रोडक्शन स्मूथली हो सके। यस और नो? गुड। हाँ जी, तो अभी अभी हमने अपॉर्शनमेंट सीखा विच इज ऑल्सो नोन एज प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। तो एक बार दोबारा सुन लो, अगर कोई ओवरहेड, अगर कोई इनडायरेक्ट कॉस्ट किसी स्पेसिफिक डिपार्टमेंट के साथ एलोकेट नहीं हो पाता, तो हम उसे हर डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। हर डिपार्टमेंट का मतलब ए डिपार्टमेंट, बी डिपार्टमेंट, सी डिपार्टमेंट, एक्स डिपार्टमेंट एंड वाई डिपार्टमेंट। यानी जितने भी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, जितने भी सर्विस डिपार्टमेंट हैं, उन डिपार्टमेंट्स में वो पर्टिकुलर ओवरहेड का एक्सपेंस डिवाइड हो जाएगा ऑन सूटेबल बेसिस। अभी आगे समझेंगे क्वेश्चन करके कैसे होता है, बट प्लीज अभी आगे देखिए। ठीक है, एक एग्जांपल लेके मैं आपको बता देता हूं। सपोज होल ऑर्गेनाइजेशन का रेंट 5 लाख रुपीस था, ठीक है, और सारे के सारे डिपार्टमेंट्स का जो फ्लोर एरिया है वो सेम है, ऐसा मैं मान रहा हूं। ठीक है, तो अब मुझे ये जो रेंट है, ये हम पूरे ऑर्गेनाइजेशन का रेंट पूरा 5 लाख रुपीस पे करते हैं। अब मुझे स्पेसिफिकली डिपार्टमेंट वाइज रेंट नहीं मालूम है, तो मैं एलोकेशन तो नहीं कर पाऊंगा। तो मुझे क्या करना होगा? गुड, मुझे अपॉर्शनमेंट करना होगा, प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करना होगा। और क्योंकि मैंने आपको बताया कि फ्लोर एरिया सेम है, तो मैं हर डिपार्टमेंट में कितना कितना अमाउंट लिख दूंगा। सर वेरी सिंपल, यू हैव टोटल 5 डिपार्टमेंट्स, सबका फ्लोर एरिया सेम है, तो 5 लाख को सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 1 लाख, 1 लाख, 1 लाख, सर्विस में भी 1 लाख ईच। सो ये जो हमने काम किया इसे कहते हैं प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन और अपॉर्शनमेंट। ठीक है, बहुत बातें हो गई इसके बारे में। अब देखिए, तो जिस तरीके से हमने रेंट को डिस्ट्रीब्यूट किया, उसी तरीके से जितने भी ओवरहेड्स हैं जिनका एलोकेशन नहीं हो पाया, उनका सिमिलर तरीके से हर डिपार्टमेंट में डिस्ट्रीब्यूशन होगा। वो सब कुछ कर लेने के बाद स्टेप नंबर 3 पर हम आ चुके हैं। स्टेप नंबर 3 इज रीअपॉर्शनमेंट। रीअपॉर्शनमेंट स्टेप के अंदर सुनो ध्यान से क्या होता है। अपॉर्शनमेंट करने के बाद सर्विस डिपार्टमेंट के पास जो भी ओवरहेड्स आ चुके हैं, उनको दोबारा डिस्ट्रीब्यूट करना होगा टू द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट्स। बिकॉज जो अल्टीमेट एम है ओवरहेड को पर यूनिट कॉस्ट तक कन्वर्ट करना, उसके लिए सर्विस डिपार्टमेंट में कोई भी अमाउंट नहीं आना चाहिए। बिकॉज सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर जो भी एक्सपेंस होगा वो ओवरहेड का ही होगा। ये आप यहां पर लिख लीजिए। ठीक है, तो मैंने वहां पे लिख दिया आपके लिए, ऑल एक्सपेंसेस इनकर्ड इन सर्विस डिपार्टमेंट्स आर कंसिडर्ड एज ओवरहेड्स ओनली इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर। सर्विस डिपार्टमेंट में कोई भी खर्चा होगा, कोई भी पैसा खर्च होगा, वो ओवरहेड ही है। ठीक है, और हमारा एम क्या है?
ओवरहेड्स को जीरो करके सारा मनी ओवरहेड्स के अमाउंट को जीरो कर देना। और वो कैसे होगा? जब हम ओवरहेड्स सर्विस डिपार्टमेंट से उठा के कहां पर ले आएंगे? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। ठीक है, तो एक बार शुरू से ओवरहेड्स अगर डिपार्टमेंट के साथ इजीली एलोकेट हो गए, एलोकेट करो, फर्स्ट स्टेप खत्म। अगर ओवरहेड किसी डिपार्टमेंट के साथ एलोकेट नहीं हो पाया, हर डिपार्टमेंट में बांट दो। इट इज नोन एज अपॉर्शनमेंट और प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन। अब जो आपने ओवरहेड सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर लिखे हैं, उनको दोबारा डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। सर्विस डिपार्टमेंट के ओवरहेड्स को दोबारा डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में। दोबारा डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, इसलिए इसे क्या बोलते हैं? रीअपॉर्शनमेंट और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड। अंडरस्टूड? रीअपॉर्शनमेंट और रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड। ये कैसे करते हैं वो आगे आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे, बिकॉज इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है रीअपॉर्शनमेंट ओनली। एग्जाम में अपॉर्शनमेंट और प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन से इतने क्वेश्चन नहीं आते। आपकी किस्मत अच्छी है अगर क्वेश्चन आ जाए तो। वैसे एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन किसके ऊपर पूछा गया है? रीअपॉर्शनमेंट, और जो उसके बाद आता है अब्जॉर्प्शन, वहां पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए। तो अभी के लिए मैंने आपको बस ये बताया, सर्विस डिपार्टमेंट के एक्सपेंसेस को, ओवरहेड्स को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में दोबारा बांटा जाता है, दोबारा डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, उसे कहते हैं रीअपॉर्शनमेंट और रीडिस्ट्रीब्यूशन। डन। एक बार दोबारा रिवाइज कर लेते हैं। ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन के कितने स्टेप्स थे टोटल? वैसे 5 स्टेप्स थे। स्टेप नंबर 1 इज एस्टिमेशन ऑफ ओवरहेड, जहां पे हम ओवरहेड्स को पहचानते हैं, ओवरहेड्स एक्सपेंस की लिस्ट बनाते हैं। उसके बाद क्या था? एलोकेशन। करेक्ट। ओवरहेड्स अगर डिपार्टमेंट में दिख रहे हैं कि यहां पर हुए हैं, तो वहां पर उनको एलोकेट कर दो। एलोकेशन के लिए हमें कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना होता। ठीक है। द थर्ड स्टेप इज व्हाट? अपॉर्शनमेंट। ठीक है। अपॉर्शनमेंट के अंदर ओवरहेड्स को हर डिपार्टमेंट के अंदर बांटा जाता है। कैसे करते हैं उसके लिए सी दिस एग्जांपल। मॉडर्न कंपनी हैज 5 डिपार्टमेंट्स, ABC एज प्रोडक्शन, D&E as service departments. The actual cost for the period are as follows. तो क्वेश्चन में 3 प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ABC हैं और 2 सर्विस डिपार्टमेंट D और E हैं। ओके। और हमें कुछ कॉस्ट क्वेश्चन ने बता दी है, ये कॉस्ट हुई है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल इन रिस्पेक्ट ऑफ द 5 डिपार्टमेंट्स। ये इंफॉर्मेशन दी है ताकि हम वो सुटेबल बेसिस का रेशो निकाल सकें। राइट? ओके। apportion the cost to the various departments on most equitable और suitable basis। अपॉर्शनमेंट करने के लिए कहा गया है, मतलब प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए कहा गया। तो सबसे पहले मैं आपको इसका फॉर्मेट बताता हूं। ओके, तो आप इस फॉर्मेट को जल्दी से मेरे साथ ड्रॉ करिए। सबसे पहले हेडिंग रहेगी स्टेटमेंट शोइंग अपॉर्शनमेंट और प्राइमरी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ओवरहेड। उसके बाद फर्स्ट कॉलम में हम लिखेंगे आइटम बेसिस, किस बेसिस पर हम उनको डिवाइड करने वाले हैं, टोटल कौन सा अमाउंट है। उसके बाद जितने भी डिपार्टमेंट्स है उतने कॉलम बन जाएंगे। हमारे पास इस क्वेश्चन में 5 डिपार्टमेंट्स थे, तो हमने 5 कॉलम बना दिए, 3 प्रोडक्शन और 2 सर्विस। डन। ओके। अब हाउ डू वी स्टार्ट द क्वेश्चन? ये क्वेश्चन हमारे सामने, सो पे अटेंशन हियर। सबसे पहले इन दिस क्वेश्चन यू हैव टू चेक, यू हैव टू सी कोई प्राइम कॉस्ट का एलिमेंट तो नहीं है। ढूंढो, क्या आपको कोई प्राइम कॉस्ट का एलिमेंट दिखा? सर प्राइम कॉस्ट क्या होती है? अरे नलायकों, प्राइम कॉस्ट सम ऑफ ऑल डायरेक्ट कॉस्ट, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। तीनों में से कुछ भी दिखा? सर यहां नहीं है, ये रहा, वैल्यू ऑफ मटेरियल एंड डायरेक्ट वेजेस, वैल्यू ऑफ मटेरियल एंड डायरेक्ट वेजेस। तो क्योंकि ये प्राइम कॉस्ट है तो पहले इनको लिखा जाएगा। लेकिन अब मेरी बात सुनिएगा बहुत ध्यान से।
मटेरियल डिपार्टमेंट एबीसी के अंदर जो इनकर हो रहे हैं वो तो इजीली एलोकेटेड है, क्योंकि एबीसी प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में साफ साफ हमको पता है कि ए डिपार्टमेंट में 10,000 का मटेरियल लगा, बी डिपार्टमेंट में 20,000 का मटेरियल लगा और सी डिपार्टमेंट में भी 20,000 का मटेरियल लगा। ये तो आसानी से एलोकेट हो पा रहा है भाई। लेकिन डी और ई डिपार्टमेंट में जो मटेरियल है सर, वहां तो मटेरियल यूज ही नहीं होता, वो तो सर्विस डिपार्टमेंट है। तो डी डिपार्टमेंट और ई डिपार्टमेंट ने जो मटेरियल खरीदे वो उनके काम के तो है नहीं, राइट। और मैंने आपसे पहले ही कहा था डी और ई यानी जो सर्विस डिपार्टमेंट है वहां कैसा भी खर्चा हो वो ओवरहेड ही होता है। यानी कि इस एबीसी डिपार्टमेंट के अमाउंट को तो हमें, यानी इस एबीसी के मटेरियल के अमाउंट को तो हमें देखना ही नहीं है, क्योंकि वो तो डायरेक्ट कॉस्ट है भाई। मटेरियल डायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट होता है ना, प्राइम कॉस्ट का पार्ट होता है। और हम इस क्वेश्चन, इस पूरे चैप्टर में किसकी बात कर रहे हैं? ओवरहेड की बात कर रहे हैं। ये तो ओवरहेड है ही नहीं। सर नहीं आ रहा समझ में? अरे बेटा क्या नहीं आ रहा? एबीसी डिपार्टमेंट कौन सा डिपार्टमेंट है? प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है। और मटेरियल कौन सा कॉस्ट होता है? मटेरियल डायरेक्ट कॉस्ट होता है। हम चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? ओवरहेड पढ़ रहे हैं, इनडायरेक्ट कॉस्ट की बात कर रहे हैं। तो डायरेक्ट कॉस्ट को आपको देखना ही नहीं है, हटाओ इसको। इसी तरीके से वेजेस, वेजेस भी तो डायरेक्ट कॉस्ट का पार्ट है, प्राइम कॉस्ट का पार्ट है। उसमें से ए बी सी डिपार्टमेंट के वेजेस को हटा दो सर, क्योंकि बेटा ये सर्विस डिपार्टमेंट है और सर्विस डिपार्टमेंट का कोई भी खर्चा ओवरहेड ही होता है। अंडरस्टूड? एक्सेलेंट। तो सबसे पहले हमने क्या लिया? वैल्यू ऑफ मटेरियल। देखो, फर्स्ट आइटम वाज वैल्यू ऑफ मटेरियल। बेसिस कोई जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि अमाउंट सबका पहले से गिवन है। टोटल था 30,000। ए डिपार्टमेंट कुछ भी नहीं, बी डिपार्टमेंट कुछ भी नहीं, सी डिपार्टमेंट कुछ भी नहीं, खाली सर्विस का लेना है। तो सर्विस के 15,000 के मटेरियल थे, यही था ना? हाँ सर। इसी तरीके से लिखो वेजेस। बेसिस हमें कुछ भी नहीं चाहिए क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन पहले से करके दिया हुआ है, ये तो एलोकेट करने हैं सीधे सीधे। एबीसी का तो आएगा नहीं, डी और ई का आएगा 15-15, ये भी टोटल हुआ 30,000। ए बी सी में नहीं आएगा, सिर्फ डी और ई में आएगा। अरे एक बार दोबारा बता दूं क्या एबीसी में क्यों नहीं आया? बेटा एबीसी डिपार्टमेंट में मटेरियल और वेजेस इसलिए नहीं आए बिकॉज मटेरियल और वेजेस दोनों के दोनों डायरेक्ट कॉस्ट होते हैं। और ये चैप्टर, ये स्टेटमेंट क्या दिखा रही है? ये स्टेटमेंट दिखा रही है अपॉर्शनमेंट ऑफ ओवरहेड। इनडायरेक्ट कॉस्ट की बात करने वाले हैं, डायरेक्ट कॉस्ट को हमें कंसिडर नहीं करना, तो नहीं लिखा। तो सर यहां क्यों लिखा? क्योंकि बेटा डी और ई सर्विस डिपार्टमेंट है, सर्विस डिपार्टमेंट के अंदर कोई भी पैसा खर्च हो ओवरहेड ही होता है। सर आ गया समझ में? आ गया पक्का? ओके। नेक्स्ट, एलोकेशन हो चुकी है, अब आते हैं अपॉर्शनमेंट के ऊपर। सबसे पहले आपको यहां पे नजर आएगा रेंट एंड टैक्सेस। रेंट एंड टैक्सेस अमाउंट है 4,000। रेंट एंड टैक्सेस का अमाउंट 4,000 है। क्या यहां पर ऐसा बाइफरकेशन करके दिया है कि रेंट और टैक्सेस किस डिपार्टमेंट में कितने कितने हुए थे? नहीं दिया हुआ, विच मींस हमें इसका अपॉर्शनमेंट करना होगा। यस। तो अपॉर्शनमेंट करने के लिए मुझे आप ये बताओ कि इनमें से सूटेबल बेसिस क्या लें? रेंट के लिए क्या मुझे किलोवाट आवर्स लेना चाहिए? नहीं। मटेरियल की वैल्यू लेनी चाहिए? बिल्कुल भी नहीं। प्लांट की वैल्यू? नहीं। एरिया स्क्वायर मीटर? हाँ, रेंट कहीं ना कहीं एरिया पे डिपेंड करेगा। तो यहां पर हम बेसिस क्या लेंगे बेटा? एरिया ऑफ मीटर। रेशो बनाओ, 1,000 500 500, तो रेशो क्या बन गया? 2:2:1:1। 2:2:2 1:1। So we are distributing rent and taxes, जिसका बेसिस हमने क्या लिया था? एरिया। टोटल था 4,000, है ना? और रेशो क्या बनाया था हमने एरिया का? 2:2:2 1:1। आई होप सभी को रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना तो आता है। हाँ सर, हम ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में आ चुके हैं, इतना तो हमें आता ही है। सुपर्ब।
सो मैं फिर भी ए डिपार्टमेंट के लिए बता देता हूँ। ए डिपार्टमेंट के लिए 4000 इंटू 2 डिवाइडेड बाई, इस रेशो का सम कितना है, 2 + 2 + 2 1 + 1 तो 8, इसका 1/4 हो गया, मतलब 1000 1000 1000 1000 500 500। बताओ क्या बच्चों वाला काम है, सेम आपने डिपार्टमेंटल अकाउंटिंग के अंदर भी किया हुआ है। नेक्स्ट है रिपेयर्स ऑफ प्लांट, कितना अमाउंट है, 3000। रिपेयर ऑफ प्लांट 3000 लिख लेते हैं यहां पर। अब आप मुझे बताइए कि रिपेयर ऑफ प्लांट के लिए सुटेबल बेसिस क्या होना चाहिए। प्लांट प्लांट प्लांट, वैल्यू ऑफ प्लांट, ऑब्वियसली रेशो बनाओ इसका, 24 18 80 60 और 40। तो क्या रेशो आया था हमारा, 12:9:4:3:2, और रेशो में डिवाइड करके 1200 900 400 300 एंड 200। क्लियर है सभी को। तो आई होप अब आपको समझ में आ चुका होगा। हम इसी तरीके से एक एक एक्सपेंस को सुटेबल बेसिस के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे हर डिपार्टमेंट में, और लास्ट में सबका टोटल कर देंगे। ठीक है, तो आप बस बेसिस समझ लो मेरे साथ। नेक्स्ट इज डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट, 60,000 है। प्लांट का डेप्रिसिएशन है, तो यहां पर भी बेसिस क्या बनेगा, वैल्यू ऑफ प्लांट। लाइटिंग, लाइटिंग 1000, लाइटिंग के लिए बेसिस क्या बनेगा सर, नंबर ऑफ लाइट पॉइंट्स, तो रेशो गिवन ही है 5:8:2:3:2। स्टोर्स ओवरहेड 4000, स्टोर्स ओवरहेड के लिए क्या बनेगा बेसिस। सर स्टोर्स का मतलब यहां मटेरियल की बात हो रही है, तो यहां पर हम मटेरियल का बेसिस बना लेंगे, राइट। सुपरविजन, सुपरविजन कहीं ना कहीं इंप्लॉइज से रिलेटेड है, तो इंप्लॉइज की इंफॉर्मेशन दी है क्या, हाँ सर, इंप्लॉइज का रेशो बन जाएगा। पावर, पावर के लिए क्या रेशो बनेगा, किलोवाट आवर्स। एमिनिटीज टू स्टाफ, फिर इंप्लॉइज की बात हो गई, तो रेशो क्या बनेगा, नंबर ऑफ इंप्लॉइज। अदर ओवरहेड 6000, सर अदर ओवरहेड्स के लिए बेसिस क्या बनाए। सी, जब भी कोई ऐसा एक्सपेंस आपके सामने आ जाए जिसका सुटेबल बेसिस भी समझ में नहीं आ रहा, जैसे अदर ओवरहेड्स हैं, इसके लिए तो कुछ भी बेसिस हो सकता है, तो इनके लिए आप बेसिस बनाएंगे कोई भी प्राइम कॉस्ट का एलिमेंट, या तो डायरेक्ट मटेरियल या डायरेक्ट लेबर। तो आप चाहे तो डायरेक्ट मटेरियल का बेसिस बना लो, या डायरेक्ट लेबर का बेसिस बना लो, रेशो बना लो। ठीक है, ये उसमें डिवाइड हो जाएगा। तो जब आप इन रेशोज में इन सारे के सारे ओवरहेड्स को डिस्ट्रीब्यूट करोगे, तो आपकी टेबल कुछ ऐसे नजर आएगी, और लास्ट में आपका टोटल ये आना चाहिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैंने अभी आधे में छोड़ा हुआ है, आप इसको पूरा करिए, और इसका टोटल क्या आ रहा है वो आंसर से मैच करिए। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो आज के लिए इतना रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में वी विल स्टार्ट रीअपॉर्शनमेंट, जो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो तब तक के लिए जितना हमने आज की क्लास में पढ़ा है, आप उसको प्लीज रिवाइज कर लीजिए, और जो मैंने क्वेश्चन कंप्लीट करने के लिए कहा है वो कर लेना। ओके, एंड बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।